अरे दिन भर तुम्हारे जीवन शैली में जिमिंग थी, तुम उसको जिम गए और अब उसको ठीक ठाक करने के लिए 2 घंटे की ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए जिम गए। जाते कि नहीं जाते? महाराज जाना पड़ता है, अब क्या करें, डॉक्टर बोल रहा है कि अब तुम ऐसे डील डॉल होने लग गए हो कि जिम जाके ठीक ठाक हो गए। और जिम जाने के लिए सुबह 4 बजे भी उठना पड़े तो उठ जाएंगे नवाबजादे। और यदि जिनके पास जाने के लिए 8 बजे भी आना पड़े, इतनी जल्दी उठाते हो, लगने लग जाएंगे आपके साहबजादे। अभी घर में सोए हुए होंगे क्योंकि अभी उनको सुबह कहाँ नसीब होने वाली। वो तो सिर्फ सनराइज पॉइंट जाकर के सनराइज देख पाते हैं। घर से सनराइज देखने का मौका तो सिर्फ उनको मिलता है जो सच्चे गुरु भक्त होते हैं। हाँ, उनसे पूछो बेटा सनराइज कब होता है? होता होगा, हम पेपर में देख के बता देते हैं। पेपर में, मोबाइल में देख करके सनराइज टाइम बताने वाले आपके घरों में जो मौजूद हैं, उनके लिए जीवन में कभी भी भाग्य का सनराइज नहीं हो सकता। जब बात आएगी, एक बात और बता दें, पूज्य गुरुदेव ने कुछ अच्छी बात कही जो इस विषय से प्रसंग भी रखती है कि एक बच्चा या कोई व्यक्ति सोया हुआ है और सूर्य में से सूर्य की किरणों का फूटना हो रहा है। सुनना, पूज्य गुरुदेव की बात है, आस्था से सुनना और गंभीरता से सुनना कि एक व्यक्ति सोया हुआ है। जाग रहे हो आप लोग? सुन रहे हो आप लोग? सो रहे हो आप लोग? हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो आपके घरों में सोए हैं, नहीं तो तुम यहां आके सोने लग जाओ। कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और सूर्य में से सूर्य की किरणों का फूटना हो रहा है, तो जितना जितना उस सूर्य में से सूर्य की किरणों का फूटना हो रहा है, उतना उतना उस सोए हुए व्यक्ति का भाग्य फूट रहा है। ये शब्द गुरुदेव के हैं। आपको समझ में कितने आए आप समझना, लेकिन इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। महाराज इस भाग का फूटने का क्या ताल्लुक है? अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, सुबह होते ही सबसे पहला काम क्या? और इस बात को सिद्ध करने के पीछे एक कहावत और आपको बता दें, जो है तो अनार्य भाषा की, लेकिन आपको हम हिंदी में भी बता देंगे। अनार्य भाषा समझते हैं ना? जो आर्यों की नहीं होती वो अनार्य भाषा है। अनार्य भाषा मतलब इसको आंग्ल भाषा भी आप बोलते हैं। लक एंड फेट ग्रेविटेट देम हु शोल्डर्स देम, कि भाग उस तरफ खिंचा चला आता है जो उसके लिए प्रयास करते हैं। ये तो हो गई प्रोवर्ब। अब इसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले या सुबह होते ही सबसे पहला प्रयास क्या होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का? बताओ। हैं? भगवान को याद करना। आप तो आस्तिक को इसलिए बोल रहे हो, जो नास्तिक भी कर सकता हो ऐसा काम। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ब्रश करना, हाँ आप कर सकते हो, हमें नसीब नहीं होगा ये। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ तैयार होना, भगवान को याद करना, जो भी आप तमाम चीजें बताओगे। लेकिन एक ऐसा काम जो गरीब भी कर सके, अमीर भी कर सके, आस्तिक भी कर सके, नास्तिक भी कर सकते, साधु भी कर सके और श्रावक भी कर सके, हर व्यक्ति कर सकता हो, ऐसा सुबह होते ही सबसे पहला काम क्या? आंख खोलना। फ्रेश होने की जो बात कह रहे हो, जिनको कब्जियत रहती वो 2 दिन तक नहीं जाते। आंख खोलना। सुबह होते ही सबसे पहला काम क्या? आंख खोलना। और जब सुबह होते ही सबसे पहले काम में आप विफल हो गए तो बोलते ना, वेल बिगन इज हाफ डन एंड बैड बिगन इज रफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम हो गया और बुरी शुरुआत मतलब काम और बिगड़ गया और असफल हो गए। जब हम सुबह होते ही सबसे पहले काम में विफल हो गए, तो इस विफलता के साथ जब हम जीवन जिएंगे और दिन भर चलेंगे तो क्या सफलता को आप प्राप्त कर पाएंगे? और जब सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या अपने भाग को जगा पाएंगे? इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, एक व्यक्ति सोया हुआ है और सूर्य में से सूर्य की किरणों का फूटना हो रहा है, तो जितना जितना उस सूर्य में से सूर्य का प्रकाश फूट रहा है, उतना उतना उसका भाग भी फूट रहा है। ये बात प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो हम बात कर रहे थे मिट्टी के बर्तनों की, क्योंकि मिट्टी की बात है, जल्दी आपको समझ में भी नहीं आएगी और जल्दी सुनने में भी नहीं आएगी, इसलिए मिट्टी का मूल्य कितना है हम आपको बताना चाहते हैं। तो प्रातः भोजन की बात आपने समझ ली, सुबह उठने की बात आपने समझ ली। अब मिट्टी के बर्तनों की बात चल रही थी कि हर बर्तन में भोजन पकाने पर कितने % माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सुरक्षित रह पाते हैं, एक पूरा एक शोध हुआ है। तो मिट्टी के बर्तनों में यदि भोजन पकता है
तो 93% सूक्ष्म पोषक तत्व तो सुरक्षित रहते हैं। कितने? मतलब पकने पर सिर्फ 7% का ही लॉस होता है, 93% सुरक्षित रहते हैं। तांबे के बर्तन में यदि पकाते हैं तो वो 83%, पीतल के बर्तन में पकाते हैं तो 73%, और स्टील के बर्तन में पकाते हैं तो 50% से नीचे, और एल्यूमिनियम में पकाते हैं तो 13%। अब सोचो, दिन रात खून पसीना एक करके आपने पैसा कमाया और अच्छे महंगे महंगे फल सब्जी लेकर के आए ताकि रोगी को अच्छे से हमें पोषण दे पाएं, अथवा खुद को अच्छा पोस्ट बना पाएं ताकि इम्यून पावर बढ़ जाए और हम आज फैलने वाले जितने भी वायरस से उससे लड़ पाए। करते कि नहीं करते? लेकिन ऐसे बर्तनों में पका करके उसकी कीमत कितने कर देते? 13%। होता कि नहीं होता? महाराज बिल्कुल होता। तो क्या करें? मिट्टी के बर्तन की ओर लौटो। अब मिट्टी के बर्तनों की ओर लौटने पर और क्या फायदा होगा महाराज? पहली बात तो सस्ते मिलेंगे महाराज, लेकिन बहुत देर में पकता ना। अब तो कुकर में पकता है कि फटता है? कुकर में पकता है कि फटता है? आपने कभी देखा वो तुअर की दाल देखी ना? कुकर में बनी हुई तुअर की दाल और मिट्टी के बर्तन में पकी हुई तुअर की दाल, देखना दोनों का। तुअर की दाल में चारों तरफ लाइनें लकीर आ जाएंगी, इसका मतलब है फट गई है, वो पकी नहीं है। जो फल सब्जी अनाज या बीज जितनी देर खेत में पकने के लिए लेता है उतनी देर वो बर्तन में पकने के लिए लेता है। जैसे तुअर की फसल 7 महीने में आती है, जिनने तुअर उगाई हो उनकी बात कर रहे हैं। मूंग की फसल 2-3 महीने में आ जाती है, इसलिए मूंग जल्दी पक जाती है, तुअर पकने में टाइम लेती है। लेकिन दोनों का टाइम जब हम सेम करेंगे, एक कुकर में नीचे मूंग की दाल रख दी, बीच में तुअर की रख दी, सब एक साथ पकेंगे तो एक पकेगी और एक फटेगी। तुअर की दाल पकती नहीं, फटती है। फटती मतलब विकृत होती है, और विकृत चीज आज अपने अंदर डालेंगे तो विकृतियां क्यों नहीं होंगी? महाराज कितना अज्ञान हमारे जीवन में है। आप ही तो बोलते हो अस्तो माँ ज्योतिर्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बोलते कि नहीं बोलते? इसलिए तो ले जाना चाह रहे हैं। अब मिट्टी के बर्तन यदि पका रहे हैं तो एक चीज और आपको फायदा होगा। आज हर घर में डायबिटीज पेशेंट हैं कि नहीं? डायबिटिक हैं कि नहीं? हैं। यदि मिट्टी के बर्तन में तुम्हारे घर में भोजन पकने लग जाए तो डायबिटीज छू मंतर हो जाएगी, ये सिद्ध हो चुका है। अब जिस डायबिटीज की बीमारी होने के कारण बार बार टेस्टिंग करने में, बार बार इंसुलिन लगवाने में जो खर्चा होता है, वो खर्चा यदि बचने लग जाए तो आपके मिट्टी के बर्तनों में पकने से पोषण भी हो जाएगा, और जो खर्चा बचेगा यदि वो बचा लिया तो मंदिर का निर्माण भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अनावश्यक खर्चा क्यों कर रहे? महाराज मिट्टी के बर्तन फिर सुनते हैं साधु उसमें आहार उसमें बना हुआ लेते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी धारणा है आप लोगों की। मूलाचार में ही लिखा है मिट्टी के बर्तनों से आहार दिया, पकाना अकेला नहीं, आहार दिया। तो सुनते हैं महाराज आजकल जो बनाते हैं वो अलग तरीके से, उसमें घोड़े और उसका वो मिट्टी के बर्तन नहीं, आज ऐसे बर्तन भी आने लग गए हैं जो प्योर मिट्टी से बनते हैं, जिसमें किसी प्रकार से और कोई चीज का प्रयोग नहीं होता बनाने में। इतने और मजबूत भी बनने लग गए कि 2-4 बार पटक भी दो तो वो सहन कर लेंगे। और जो उसमें छिद्र होते हैं, उस छिद्र में जाकर के मान लो शीतांश रह जाता है तो उसको कैसे कर पाएंगे? ऐसे बर्तन भी मिट्टी के बनने लग गए हैं जिसमें छिद्र भी नहीं रह पाते। जैसे आप अपने और बर्तन साफ करते हो, ऐसे उसको भी बर्तन साफ कर सकते हो। और हम तो क्या, जिन लोगों ने इस मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना प्रारंभ किया है, जब हम संघ में गुरु जी के पास हैं थे, क्यों बोलें, लेकिन उस समय जब भौतिक रूप में भी थे तो उस समय जो लोग मिट्टी के बर्तनों में लेकर के आते थे, गुरु जी मुस्कान के साथ हाथ आगे करके आहा लेते थे। गुरु जी ने भी लिया है, हम भी लेते हैं। लेकिन हाँ, मिट्टी के बर्तन कौन से होने चाहिए? एक अग्नि परीक्षा नाम का एक आचार्य ने एक नाम दिया था। एक व्यक्ति, जैन व्यक्ति था, वो मिट्टी के माध्यम से बर्तन बनाता था। तो उसने कहा हमारा आचार्य महाराज
क्या इसका आगम में उल्लेख है? तो आचार्य ने बोला उल्लेख है। मूक माटी में तो आचार्य ने इसका पर्याप्त उल्लेख किया है। और साधु को आहार दिया जा सकता है इसका तो उल्लेख मूलाचार में भी है, मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ और मिट्टी के बर्तन से देने के रूप में भी। हाँ, लेकिन विधि पूर्वक हो, विवेक के साथ हो, उसकी जो शुद्धि और सफाई कैसे होती है वो आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके लिए जब एक व्यक्ति ने तैयार, हरियाणा का व्यक्ति है, नाम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, उसके मिट्टी, उसने कहा महाराज यदि आपके नाम से, आपके आशीर्वाद से इसका नामकरण हो जाए, तो गुरुजी ने नामकरण भी किया, अग्नि परीक्षा का नाम दिया। जैसे अग्नि परीक्षा प्राप्त करके हर वस्तु, हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है, ऐसी मिट्टी तो अग्नि परीक्षा पास करके ही आई होती है, वो पवित्र तो हो ही चुकी होती है। इसलिए धारणा भी मिटा दो। हाँ, वो मिट्टी के बर्तन नहीं जो घड़े इत्यादि बनते जिसमें छेद होते हैं, हाँ उनका यदि व्यवस्थित बने हैं लेकिन उनमें शीतांश आ जाता है, तो तरीका ये होता है एक दिन उल्टा रख दो, आंच पे रख दो, सीख जाएगा, एक दिन अगले दिन उसको प्रयोग करो, अल्टरनेट कर सकते हैं, तो वो व्यवस्था भी बन सकती है। लेकिन हाँ, बनाने की विधि क्या है वो आप समझ लेना। नहीं है तो प्योर मिट्टी, 3 प्रकार की मिट्टी से बनते हैं। जो एक मिट्टी से बनते हैं उसमें कुछ और मिलाना पड़ता है, जानवरों का कुछ भी जो बता दिया, लेकिन जो मात्र 3 प्रकार की मिट्टी को बना के उसमें जो चिकनाई लाने के लिए दूसरी प्रकार की मिट्टी मिलाई जाती है, और वो तीनों मिट्टी ही होती है, उससे भी बर्तन बन रहे हैं। तो अग्नि परीक्षा ब्रांड भी उसका है जो आपको उपलब्ध हो सकता है। ये उपलब्ध आपके लिए साधुओं के आहार कराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को बचाने के लिए। यदि किसी घर में डायबिटिक पेशेंट हैं तो रिसर्च होकर सिद्ध हो चुका है कि यदि 6 महीने उसने यदि मिट्टी के बर्तनों में मात्र पका हुआ खाना शुरू कर दिया है तो डायबिटीज कंट्रोल अवश्य हो जाएगी। महाराज ये सब तो हम कर लेंगे लेकिन उसमें समय बहुत लगता है ना। अब ये समय बचा करके आप जो डॉक्टरों को देंगे यदि वो बचने लग जाए और अपने रसोई घर जिसको जीवन की सही प्रयोगशाला मानी जाती है उसमें लगने लग जाए तो दिक्कत क्या है महाराज? फिर मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे। बहुत अच्छा, तुम्हें बहुत चिंता है मेडिकल स्टोर की। ज्यादा खुलने से सबकी ज्यादा कमाई हो रही, ऐसा नहीं। आप अपनी जीवन शैली को किस्मत खोलने के साथ जोड़ेंगे तब ये समझ में आएगी बात। तो इन फिरंगियों ने किस हद तक आपके भीतर रग रग में जाके गुलामी भर दी है, बर्तन में भी भर दी है, भोजन में भी भर दी है, नमक में भी भर दी है, और फिर तेल में भी भर दी है। महाराज तेल रिफाइंड तेल होना चाहिए। तेल देखो, तेल की क्या बात है, कितना अच्छा आपको रटे हुए हैं। ये रिफाइंड तेल आ गया और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है यदि आप रिफाइंड तेल नहीं खाते हैं तो। ये आज़ादी के पहले से ये चीज आपके दिमाग में थोप दी गई थी। रिफाइंड तेल यदि नहीं खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और अपने आप को कोलेस्ट्रॉल और हृदय घात से बचाने के लिए आप लोगों ने रिफाइंड तेल खाना शुरू कर दिया। और रिफाइंड तेल खासतौर से सोयाबीन का होता है, जो सोयाबीन भारतीय तिलहन है ही नहीं, ये तो अमेरिकन तिलहन है। और अमेरिका ने भी इस तिलहन को इसलिए उगाया था ताकि वहां के जानवरों को वो खिला सके। जानवरों के लिए तैयार हुआ था सोयाबीन, और भारत के जानकार इसको खाने लग गए। और अब तो पहले तेल खाते थे, अब तो उसको अंकुरित सोयाबीन, प्रोटीन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उसमें होती है। कैसी कैसी बताओ, कितना कचरा निकालें आप लोग के दिमाग का। गाड़ी वाला आया तो हाँ कोई बात नहीं, सुबह सुबह बचता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ऐसे ही है। कचरा, दिमाग का कचरा कैसे निकलेगा? अब वो सोयाबीन जो जानवरों के लिए आया था मनुष्य खाने लग गए, उसका तेल निकालने लग गए। और तेल निकलता है तो वो तो फिल्टर हो सकता नहीं, वो तो पक्का है, उसको रिफाइंड ही करना पड़ेगा। एक बार रिफाइंड करने पर 7 केमिकल का यूज होता है, 2 बार रिफाइंड करने पर 14, और ट्रिपल रिफाइंड से कम तो आपकी बात नहीं बनती जिसमें 20 केमिकल यूज होते हैं, और सारे जहरीले रसायन होते हैं। और जो आप रासायनिक खेती से जो अनाज और फल फूल तैयार कर रहे उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है, कुछ पानी में घुल जाता है, कुछ धूप से सूख जाता है, कुछ हवा में फहरा जाता है। आपके पास वो जहर
बहुत कम मात्रा में आता है, लेकिन रिफाइंड करने में जो केमिकल का यूज किया जाता है वो तो उसी में पड़ा रहता है। जहर से आप अपने व्यंजन तैयार कर रहे हो। इसलिए तत्काल प्रभाव से रिफाइंड तेल का डिब्बा अपने घर से बाहर कर देना। तुम्हारा फिर कौन सा तेल खाएं पूछोगे, तो ये पहले कि तेल बाहर कराएं फिर तेल खिलाएं। फिल्टर तेल, डबल फिल्टर भी, सिंगल फिल्टर मतलब छना हुआ होता है। कई प्रकार के तेल आते हैं, मूंगफली का भी होता है, तिल्ली का भी फिल्टर हो सकता है। हाँ, मूंगफली का और तिल्ली का रिफाइंड भी आता है, लेकिन रिफाइंड मत लेना, पोस्टमैन कंपनी का आता है। फिल्टर ले सकते हो, फिल्टर डबल फिल्टर भी ले सकते हो छना हुआ। और नहीं ये नहीं लेना चाहते तो सबसे अच्छा है अपना स्वयं का शुद्ध तैयार कराएं। और यदि आपको कहीं बाहर स्प्रे पर नहीं जाना है तो आजकल छोटी छोटी मशीन आने लग गई हैं मिक्सी साइज की, उसमें आप अपने घर में ही किसी भी मूंगफली का, तिल्ली का, नारियल का, सबका तेल तैयार कर सकते हैं। और उसकी जो DOC बनती है उस बचती है, उससे आप मिठाइयाँ भी तैयार कर सकते हैं। एक पंथ दो काज। पहले डॉक्टर का मुंह मीठा कराने जाना पड़ता था, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद जो आपकी ब्लॉकेज निकाल दे। अब तुम्हारे घर में ही मुंह मीठा होने लग जाएगा ना कोलेस्ट्रॉल। फिर महाराज जी कोलेस्ट्रॉल था क्या? दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। रिफाइंड तेल खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल घटता है। ये अब स्वीकार किया उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज ने जिनको फिरंगियों ने आपके घर भेजा था। अब बोलने लगे दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल तो हमें आवश्यक है, जो अनरिफाइंड तेल में होता था, लेकिन रिफाइंड करके हमने उसको बाहर कर दिया और उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब बताओ, जब से रिफाइंड तेल आप खाने लग गए तब से हर घर में हार्ट के पेशेंट बढ़े कि पहले ज्यादा थे? पहले शहरों में 2-4 होते थे, अब घर में 2-4 है। ये रिफाइंड तेल की दुष्प्रभाव है। कहां से आई? यही वही आजादी के पहले से आया। अभी गुड कोलेस्ट्रॉल, और घी तो खाना ही नहीं, घी में तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बहुत अति मात्रा में होता है। किस घी में होता है ये भी सुन लो। जो मलाई वाला घी तैयार करते हो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि वो अग्नि परीक्षा नहीं दिया, मंथन नहीं दिया। अग्नि परीक्षा थोड़ी मोड़ी दी, लेकिन जो दही बना करके और मक्खन निकाल के घी तैयार किया जाता है वो तो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए कारण बनता है, जो आवश्यक है आपके लिए।